वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 5 के बारे में पढ़ने वाले हैं। जलवायु विज्ञान भाग 5, जिसमें हम लोग बेसिकली समझेंगे कोरियालिस बल के बारे में, कोरियालिस इफेक्ट के बारे में। ज्योग्राफी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लोग इसे समझ भी नहीं पाते और सही से समझा भी नहीं पाते। और चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। साथियों, अगर कोरियालिस बल हम लोग नहीं समझेंगे तो चक्रवात भी समझ में नहीं आएगा। तो आइए जल्दी से हम लोग कोरियालिस फोर्स एंड ओरिजिन ऑफ द साइक्लोन के विषय में समझते हैं। यहां पर हम पिछली क्लास में आपको बताए थे प्राइमरी विंड्स होती हैं, सेकेंडरी विंड्स होती हैं, टर्सियरी विंड्स होती हैं। तो प्राइमरी विंड, सेकेंडरी विंड और टर्सियरी विंड्स, तृतीयक हवाएं, द्वितीयक हवाएं और प्राथमिक हवाएं। इस प्राथमिक हवाओं में ये सारे देखे थे। अभी तो इन पर हमने बात नहीं किया है, अभी इस पर बात ही नहीं किया, इस पर बात भी नहीं किया। सेकेंडरी विंड पर हम लोगों को बात कर रहे थे। हम लोगों ने मानसूनी विंड देख लिया, सी ब्रीज देख लिया, लैंड ब्रीज देख लिया, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज वगैरह देख लिए थे। साथियों, इसी में ही साइक्लोन भी आता है। तो साइक्लोन कुछ और अलग नहीं बल्कि सेकेंडरी विंड्स ही होती हैं। साइक्लोन भी इसी के अंतर्गत ही आता है, चक्रवात भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन चक्रवात को समझने के लिए हमें कोरियालिस इफेक्ट समझना पड़ेगा। तो कोरियालिस इफेक्ट को हमें समझने के लिए नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, सदर्न हेमीस्फीयर, आप तो जानते हैं जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच में ये एक लाइन है जिसे इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर। और ये इक्वेटर के ऊपर वाला जितना हेमीस्फीयर है उसे हम नॉर्दर्न हेमीस्फीयर कहते हैं और ये वाला साउथ वाला सदर्न हेमीस्फीयर कहलाता है, सदर्न हेमीस्फीयर कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और बीच में इक्वेटर है, इसी को हम हिंदी में विषुवत रेखा भी कहते हैं। इंग्लिश वाले परेशान ना हो, उनके लिए मैंने ये लाया है, ये वाला डायग्राम आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा। ये देखिए, ये वाला डायग्राम में ये इक्वेटर है मेनली, और ये जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और सदर्न हेमीस्फीयर को अलग अलग करता है। अब यहां पर खास बात हमें कुछ चीजें समझनी है। देखिए साथियों, होता क्या है, पहले कोरियालिस, हाँ पहले अभी मैंने डेफिनेशन भी लाया है आपके लिए कोरियालिस बल का, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं, तभी ये कोरियालिस इफेक्ट अच्छे से समझ में आएगा। किताबी कीड़े अगर हम बनेंगे, किताबी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें ना समझ में आए, उतना अच्छा स्पष्ट ना हो। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे साथियों, ये हमारी पृथ्वी है ना, और पृथ्वी का अपने एक्सिस पर क्या करती है, पश्चिम से पूरब, वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूरब घूमती है। तो जरा साथियों ये बताइए, जो इक्वेटर है, इक्वेटर बीचों बीच है, ऐसे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है। जो थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़े होंगे, कर्क रेखा के बारे में पता होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ऐसे आप चले जाओ, अंटार्कटिक सर्किल है साथियों, ऐसे ऊपर चले जाओ, आर्कटिक सर्किल है। तो जरा ये बताओ, मान लो कोई व्यक्ति ए यहां बैठा हो, बी यहां बैठा हो, सी यहां बैठा हो। अगर आपसे पूछे कि जरा ये बताइए, ए बी सी जब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है तो किसकी स्पीड ज्यादा होती है? जरा बताइए, जब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमेगी तो स्पीड ए की ज्यादा होती है कि बी की ज्यादा होती है कि सी की ज्यादा होती है? ये जब रोटेशन होता है तो किसकी स्पीड ज्यादा होती है? तो यहां पर कैसे समझेंगे? देखिए, ए और ए बी सी 24 घंटे में ही सूर्य के, मतलब 24 घंटे में अपने एक्सिस पर घूम जाते हैं। लेकिन ये बताओ, सबसे कम डिस्टेंस कौन तय करता है? यार ये जो पोल्स पर है ये तो बहुत कम ही दूरी चलेगा ना, बी वाला थोड़ा अधिक दूरी चलेगा, ए वाला थोड़ा और अधिक दूरी चलेगा। लेकिन ये दो, तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों अपने एक्सिस पर, पृथ्वी पर घूम जाते हैं 24 घंटे में। यानी कि टाइम वही लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा किसकी है? ए की, और टाइम वही है। यानी कि सबसे ज्यादा दूरी कौन तय कर रहा है, मतलब सबसे देखा जाए सबसे तेज स्पीड में कौन चल रहा है, तो आप तुरंत अनुमान लगा लेंगे, ए चल, क्योंकि उसी टाइम पर पहुंच रहा है और सबसे ज्यादा डिस्टेंस भी तय कर रहा है। तो यानी कि स्पीड ज्यादा होगी तभी तो उसी टाइम पर पहुंच रहा है।
ठीक है, ए की स्पीड ज्यादा, उससे कम बी की, उससे कम सी की, यानी कि सब पोल पे जैसे जैसे जाते जाएंगे साथियों, वैसे वैसे स्पीड कम होती जाएगी। अब यहां ध्यान से समझना, तो मान लो ए वाले ने एक बॉल को इस ऊपर फेंका, नॉर्दर्न में फेंका, नॉर्दर्न मतलब नॉर्दर्न हेमीस्फीयर की तरफ फेंका, तो यार ए की स्पीड ज्यादा है ना, तो यार ये जो बॉल होगी बी के आगे चली जाएगी कि बी के पीछे ही रहेगी। यानी कि मान लो यहां पर बी है और यहां पर ए है, इसने स्पीड से फेंकी बॉल। बात समझना, अभी बहुत ध्यान से समझना, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। ए से बी को बॉल फेंका गया, तो यार स्पीड तो ए की ज्यादा है, ये बॉल बी के आगे जाके गिरेगी ना। अब सपोज करो बी फेंके ए को, तो क्या होगा, जब बी बॉल को फेंकेगी आगे, तो जाहिर सी बात है ए आर आगे निकल जाएगा ना, क्योंकि स्पीड ज्यादा है, ये बॉल पीछे ही रह जाएगी। तो जरा सोचो, जब हम लोग इधर आ रहे थे, अब देखो मैं यहां जूम कर रहा हूं तो चाहे बहुत अच्छे से समझ में ये चीज बहुत स्पष्ट आ जाएगा। ये देखिए बेटा, जब बॉल यहां से आ रही थी, बॉल ये आ रही थी, तो ये मतलब बॉल को इधर फेंक रहे थे तो बॉल गई इस तरफ। यानी कि जरा बताओ, इस सर्किल को अगर तुम पूरा करो, मेरे हाथ पंजे को देखना, इस सर्किल को जरा पूरा करो, तो ये सर्किल किस तरफ, मतलब ये किधर जा रहा है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है यार, सॉरी क्लॉक वाइज घूम रहा है ना, ये तो क्लॉक वाइज चल रहा है यार, ये तो क्लॉक ही वाइज होता है ना, बताना, ये तो क्लॉक वाइज होता है ना, या अपने चलने की दिशा के इसने राइट साइड ही तो घूमा। ऐसे इधर देखो साथियों, ये जा रहा था, बॉल को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन स्पीड एक ही अधिक होने के कारण बॉल आगे गई। तो जरा इस सर्किल को पूरा करो, तो ये क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं है, बताओ, ये क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं है। यार देखो, हमारे चैनल पे वही लोग आए जिनके पास थोड़ा सा बुद्धि विवेक, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है, साइंस की थोड़ी सी लॉजिक नहीं पता, तो यार क्या ही करोगे, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। बात समझ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ और काम कर लो, सभी लोग आईएएस पीसीएस और डिफेंस में जाने के लिए ही नहीं बने। ठीक है, अब बॉल किस तरफ गई, राइट साइड, ये राइट साइड भाई इधर जा रही थी लेकिन घूमी किधर, इधर, हम इधर जा रहे थे लेकिन घूमे किधर, राइट साइड। और देखो जब बी ने बॉल फेंकी तो इधर आ रहा था, ये घूमा किधर, ये बी के किस साइड है, राइट साइड। तो हम साथियों कह देते हैं, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में चाहे वो हवाएं हो, चाहे पक्षियां हो, चाहे ओशनिक करंट हो, वो क्लॉकवाइज घूमते हैं या फिर राइट डायरेक्शन में घूमते हैं, राइट डायरेक्शन में घूमते हैं। बात समझ में आया साथियों, जब यही फिनोमिना हम सदर्न हेमीस्फीयर में लगाएंगे, तो जरा देखो, मान लो भी यहां हो, अब बॉल को यहां आना है, तो यार ये एक ही स्पीड ज्यादा है ना, बॉल तो इधर जाएगी। तो जरा बताओ, इस सर्किल को जरा तुम पूरा करो, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है, ये है कि नहीं है। तो सदर्न हेमीस्फीयर में चाहे वो हवाएं हो, चाहे वो ओशनिक करंट्स हो, चाहे पक्षी हो, अगर उड़ रहा है कोई ऑब्जेक्ट हो, तो वो एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट डायरेक्शन में घूम जाता है। साहब यही चीज यहां पर लिखी हुई है, कोरियालिस बल एक ऐसा आभासी बल है, ये आभासी बल है, ऐसा थोड़ी ना बॉल घूम, देखो बात यहां समझना, जब बॉल तुम यहां फेंक रहे थे तो आ तो वो सीधा रहा था, ये ए वाला यार आगे चला गया ना, ए वाला आगे चला गया, बॉल की थोड़ी गलती, वो पीछे जाएगा। जब तुम ए से बॉल फेंक रहे थे बी की तरफ, तो यार ए की स्पीड ज्यादा थी तो बॉल आगे गया है, बी पीछे रह गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब इस ये बॉल जानबूझकर आगे मतलब बी के आगे ही गया, जाहिर सी बात है ये फेंका जब, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी, तो स्पीड ज्यादा थी, बॉल आगे ही गिरेगा। ऐसा थोड़ी ना कि बी पीछे रह गया और बॉल पर कोई फोर्स लगा के आगे कर दिया, ना ना, यार ये स्पीड थी इसकी, एक ही स्पीड थी, वो बॉल अपनी स्पीड के हिसाब से फेंका है, तो बॉल तो सीधा ही जा रहा है। बात समझना, यहां कोई फोर्स नहीं लग रहा है, आभास ऐसा लेकिन लगता है कि कोई बल लगा के आगे खिसका दिया बॉल को, ऐसा लगता है। जब बी ने ए को बॉल फेंका तो कोई ऐसा फोर्स है जो कि ए के पीछे कर दिया बॉल, ना ना, ए आगे चला गया भैया। ऐसे जब ए को बी
की तरफ फेंका जाता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, अगर क्लियरिटी नहीं है तो रटना पड़ जाता है, और टीचर ऐसे हैं भी कि रटाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो होता क्या है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में हवाएं राइट साइड घूमती हैं। असल में स्पीड अधिक होने के कारण ये राइट साइड ऐसा हो रहा है। और इधर से जब आ रहा था तो स्पीड बी की क्या थी, कम थी, ए की क्या थी, ज्यादा थी। तो भैया ए को कहां जाएगा, वो तो आगे निकल जाएगा। कोई बॉल को पीछे नहीं लेके गया। बॉल बी ने जब फेंका था तो अपने हिसाब से सीधा ही फेंका था। ए आगे चला गया, ना कि बॉल को कोई पीछे किया। अब बात समझ में आई? जब ए से बी को जा रहा था, तो ए से बी जब बॉल फेंका गया तो जा तो वो सीधा रहा था, लेकिन यार बी की स्पीड ही उतनी नहीं थी कि बॉल को कैच करे। तो लग रहा है कि बॉल आगे चली गई। तो ये एक आभासी बल है। क्या है? आभासी, स्यूडो फोर्स। यहां लिखे हैं एपरेंट फोर्स, लिखा हुआ है साहब, एपरेंट फोर्स, ध्यान देना। आभासी पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण। अगर पृथ्वी ना घूमती यार, तो ये बताओ क्या ये कोरियालिस फोर्स जन्म लेता? क्या ये फोर्स जन्म लेता? बताइए। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस ऑल्सो इफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। फ्रेंच साइंटिस्ट फेरल, आप भैया साहब फेरल, जरा मैं दूसरा पेन उठा लूं तो बहुत शायद अच्छे से समझ में आए। एक मिनट। हाँ, तो भाई साहब ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे फेरल। फेरल प्रूव्ड इट 1844, 1844 में। हेंस इट इज कॉल्ड फेरल लॉ। भाई साहब इसीलिए इसे फेरल लॉ कहते हैं, कोरियालिस फोर्स। तो वही चीज यहां पर कोरियालिस प्रभाव के नाम से जानी जाती है। इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा के दाहिनी तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। अब देखो, किताबों में दोनों चीजें एक साथ नहीं दी है, यही थोड़ा सा दिक्कत है इन किताबों में। क्या है भाई? पढ़ने के उद्देश्य से नहीं बनाई, मतलब पढ़ने के उद्देश्य से बनाई गई लेकिन समझने के उद्देश्य से नहीं किताबें बनाई गई हैं। अब अगर एनसीईआरटी, लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, यार जाके समझ लो तो जाने। जाके इसको बिना बिना किसी टीचर से पढ़े इसको समझ लो। यार टीचर चाहे ऑफलाइन पढ़ाए चाहे ऑनलाइन पढ़ाए, टीचिंग तो टीचिंग ही होता है। समझ रहे हैं? अब कोई ये कहे कि मैं किताबें पढ़कर समझ लेता हूं, समझ रहे हैं, तो उल्लू बना रहा है। पेट में सीख कर कोई नहीं आता है, बात समझ लें। हम भी कहीं से सीखे तो किसी टीचर से सीखे। तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में हवाएं राइट साइड या फिर क्लॉकवाइज घूम जाती हैं, और सदर्न हेमीस्फीयर में लेफ्ट साइड या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती हैं। बात समझ में? सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है। फेरल प्रूव करते हैं, इसीलिए इसे फेरल लॉ भी कहते हैं साहब, फेरल लॉ भी कहा जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड। अब देखो कहीं राइट मिलता है, तो जब राइट मिलेगा तो क्लॉकवाइज कहीं नहीं, मतलब कम लिखा होता है। ये तुम्हें अपने हिसाब से कई किताबें, अलग अलग किताबें जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। इन सदर्न हेमिस्फीयर टू द लेफ्ट, हायर द वेलोसिटी ऑफ द विंड हायर द डिफ्लेक्शन। जितना ज्यादा, अच्छा एक और चीज, जब फेरल ने इसको बताया ना, तो इसका एक फॉर्मूला बता दिया, 2v sin थीटा। 2v sin थीटा साथियों, बात समझ में आ रहा है? अब वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, कोरियालिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स उतना ही अधिक होगा। थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उतना ही कोरियालिस फोर्स होगा। साइन थीटा की वैल्यू कब अधिकतम होती है? जब साइन 90 होता है, यानी कि पोल्स पर कोरियालिस फोर्स ज्यादा होता है। इक्वेटर साइन जीरो का मान, ये 0 डिग्री है ना, पोल पर 90 डिग्री होता है ना, लैटिट्यूड की वैल्यू 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री अक्षांश होता है। तो यार साइन थीटा में साइन 90 की वैल्यू तो 1 आएगी ना, सबसे अधिक तो यही होती है। यार साइन जीरो का मान जीरो ही होता है, ये बात ध्यान में रखें। साइन जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है। तो यहां पर बिल्कुल इक्वेटर पर साहब कोरियालिस फोर्स नहीं होता। कहीं मैंने लिखा विषुवतीय वृत्त के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। अब यहां समझना, क्योंकि कोरियालिस फोर्स नहीं होता, तो साइक्लोन बनने के लिए भी साहब कोरियालिस फोर्स चाहिए, तभी तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। सदर्न हेमीस्फीयर और नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, सदर्न हेमीस्फीयर में वो क्लॉकवाइज, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये तभी होगा जब हम कोरियालिस इफेक्ट को समझेंगे। तो इक्वेटर पर बिल्कुल जीरो, तो ध्यान में रखो, पोल्स पर कोरियालिस फोर्स सबसे ज्यादा और इक्वेटर पर सबसे कम। इन सब का पीडीएफ मैंने यहां पर बनाया है। हम्म,
ये देखिए ऐसे ही मैं लिख लिख कर ही पीडीएफ बनाऊंगा। भाई साहब मैं कोई टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूं कि आपको बिल्कुल एकदम डिक्टो में छाप के, ना मुझे टाइपिंग करने आती है, ना ही एक तरीके से मुझे गूगल ट्रांसलेट पे जाके वर्क करने बहुत आता है। मैं टेक्निकल कामों में बहुत ही फिसड्डी हूँ, केवल पढ़ा सकता हूँ अच्छे से अच्छा। समझ रहे हैं? तो जो चीजें मैं आपको दे पा रहा हूं, अब यहां पर आपने समझ लिया। भाई इक्वेटर एरिया पर, हाँ मैंने कहा गया इक्वेटर पोल्स पर कोरियालिस फोर्स सबसे ज्यादा, इक्वेटर पर सबसे कम, और यही कारण है जब कोरियालिस बल नहीं होगा, कोरियालिस फोर्स नहीं होगा साथियों ना, तो सबसे बड़ी समस्या है, वहां साइक्लोन नहीं बन सकता। और अगर कोरियालिस फोर्स जहां होगा वहीं पर ही साइक्लोन बनेंगे। अब सर साइक्लोन क्या होता है यार? देखो साइक्लोन यहां पर आप देख रहे हो, ये साइक्लोन है, ये घूमती हुई हवाएं साहब, घूमती हुई हवाएं जो ऊपर की ओर जा रही हैं। अब इसमें दो चीजें, सर ये ऊपर की ओर क्यों जा रही हैं? नंबर एक, सर ये चक्करदार क्यों हैं, चक्राकार क्यों हैं? भाई ये जो गोल गोल के घूम के यूं घूमती हैं, ये क्यों होती हैं? तो ये हमें समझना है। अब आपको मैं यहां पर एक डेफिनेशन बताऊं, अगर होगा मेरे पास, मैं लाया था। हाँ देखिए, यहां पर ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट क्लास। असल में व्हाइट पे व्हाइट दिख नहीं रहा था। साइक्लोन, those tropospheric heat engine which carry the air from lower troposphere, from troposphere यहां लोअर वर्ड लगा देना, लोअर ट्रोपोस्फियर टू अपर ट्रोपोस्फियर, बाई विच टेम्परेचर इक्विलिब्रियम मेंटेन इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि यह क्षोभ मंडल, वह क्षोभ मंडलीय उष्मा इंजन जो निचले क्षोभ मंडलीय हवाओं को ऊपरी क्षोभ मंडल में लेकर जाता है, ताकि वायुमंडल में तापीय साम्यता बनी रहे, चक्रवात कहलाता है। अब ये क्या बला है सर, बड़ी सी डेफिनेशन तो आपने लिख दी, समझाइए तो यार उसी लिए तो बैठा हूं मैं। अब समझो क्या है भाई, कोई साहब ऐसा प्लेस, कोई ऐसा प्लेस जहां बीच में हाई टेम्परेचर हो और किनारे किनारे साहब लो टेम्परेचर हो। ये 3D में समझिए, लो टेम्परेचर हो, तो साहब होगा क्या? अगर सेंटर में हाई टेम्परेचर होगा और किनारे किनारे लो टेम्परेचर होगा, तो हाई टेम्परेचर जब होगा तो यार हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगेगी। ये देखो बेटा, ऊपर उठने लगेगी, और साहब जब ऊपर उठेगी तो नीचे प्रेशर लो प्रेशर हो जाएगा, लिहाजा हाई टेम्परेचर के साथ साथ लो प्रेशर हो जाएगा। लेकिन साहब यहां पर हाई प्रेशर होगा। बात समझो बेटा, हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा। क्यों सर? अरे यार ठंडी है और ठंडी हवा सिंक करती है, ठंडी हवा भारी नहीं होती है, नीचे उतरती है, लेकिन गर्म हवा ऊपर उठने लगती है। बात समझे ना? अब जब हाइट, हम यहां तो हवा यार ऊपर उठ रही है, तो यार ये बताओ किनारों से हवा तेजी से आएगी कि नहीं इसको भरने, बताओ। तो ये किनारों से हवा इसको भरने के लिए आएगी कि नहीं? अब क्या होता है, किनारों किनारों से हवा तेजी से आती है सेंटर की तरफ, और सेंटर में हवा तेजी से ऊपर उठ जाती है। सेंटर में यहां पर मैंने डायग्राम लाया है, हाँ ये देखो बेटा, ये देखो ये हवा तेजी से ऊपर उठ रही है। मैं जरा दूसरा पेन इस्तेमाल करूं इसके लिए तो, हाँ यहां देखो ये हवा तेजी से ऊपर उठ रही है, और किनारे किनारे ये वाली हवा यूं आ रही है। ये 3D नहीं है, उधर वाली हवा नहीं दिख रही है, इधर से भी हवा, इधर से भी हवा, इधर से भी हवा, सब तरफ से हवाएं इसको घेरने के लिए आती हैं, और सेंटर में हवा तेजी से क्या कर रही है, ऊपर की ओर जा रही है। तो होता क्या है, अगर हम इस डायग्राम को सही से देखें, तो हो क्या रहा है साहब, सेंटर में हाई टेम्परेचर और किनारे किनारे लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर के कारण यहां पर हाई प्रेशर,
लो टेम्परेचर के कारण बेटा यहां हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के कारण हवा ऊपर उठ गई है। साहब ऊपर उठने वाली हवा ऐसा थोड़ी ना है सूर्य के पास पहुंच जाएगी यार, जब ठंडी होगी तो ये ये तभी तो यहां हाई प्रेशर है। बात समझे ना? ये हवा यहां उतरेगी और हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर, क्योंकि ये वाली हवा तो उठ गई है ना, ये हवा ऊपर उठ गई है साहब। ऊपर उठ गई है, जैसे मान लो ये कोई चीज है, चश्मे का खोल है, मान लो ये ऊपर उठा दें तो इस पर प्रेशर कम हो जाएगा कि नहीं? इस पर प्रेशर कम हो जाएगा कि नहीं? जहां से ये उठा, अब रख दिए, प्रेशर ज्यादा हो गया कि नहीं? तो बात ये है साहब, यहां से जब हवा ऊपर उठ जाती है तो लो प्रेशर, और किनारों किनारों पर हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर से ये वाली हवा इस तरफ भगेगी, और जब ये इस तरफ भगेगी तो ये ऊपर वाली हवा इधर गिरेगी। जब ये खाली स्थान होगा तो ये भरेगा ना यहाँ ऊपर से आके यार। बात समझना। देखिए, नए पेज से थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए होता क्या है, लो प्रेशर बीच में हुआ, लो प्रेशर के कारण तेजी से हवा ऊपर उठी। मैं व्हाइट कलर यूज करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, हवा तेजी से ऊपर उठी। अब जब ये हवा तेजी से ऊपर उठती है तो किनारे वाली हवा ये तेजी से इधर आती है, उसे भरने के लिए आती है। क्यों? क्योंकि इसकी अपेक्षा इन स्थानों पर हाई प्रेशर होता है। अब जब ये हवा आ गई तो जाहिर सी बात है ये वाला प्लेस तो खाली होगा, तो यहां वाली हवा नीचे बैठने लगती है, यहां वाली हवा नीचे बैठने लगती है, क्योंकि ये वाला प्लेस खाली हो रहा है, क्योंकि यहां की हवा सरक गई इस तरफ। अब ये वाली हवा जो ऊपर जा रही है ये देखती है इधर भी खाली स्थान, इधर भी खाली स्थान, वैसे ये 3D है, उधर भी खाली स्थान, इधर भी खाली स्थान, तो ये हवा इस तरफ मुड़ना चालू कर जाती है, और साहब ये साइकिल बन जाती है। इस तरीके से हवाएं मूव करने लगती हैं। सेंटर में लो प्रेशर। अगर जब आप एरोप्लेन से ऊपर से जब देखोगे तो ऐसा नहीं होगा केवल ये इतना ही, मतलब एक साइकिल इस तरफ एक साइकिल इस तरफ बनेगी ना, ये बीच में लो प्रेशर, किनारे किनारे हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, और किनारे किनारे हाई प्रेशर। अब जो आप केवल दो तरफ से देख रहे हो ये हवा आती हुई, अब यहां आपको समझ में आएगा ये हवाएं तो सभी तरफ से आ रही हैं, और सेंटर में हवा ऊपर जा रही है, लेकिन किनारे किनारे से हवा उसको घेरने बाहर से आ रही है। यानी कि जब हवा ऊपर उठेगी तो जाहिर सी, मान लीजिए ये प्लेस है, ये प्लेस से हवा जब तेजी से ऊपर उठेगी तो होगा क्या, किनारे किनारे जब ये तेजी से ऊपर उठेगी तो आसपास की हवाएं तो तेजी से आएंगी ना, दौड़ेंगी। अब ऐसे में साहब, यदि ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है, कोरियालिस इफेक्ट ये कहता है कि नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में जो हवाएं होती हैं वो क्लॉकवाइज घूमती हैं या राइट डायरेक्शन में घूमती हैं। तो हम एक चीज पकड़ लेते हैं, राइट डायरेक्शन। तो जरा इसको हमें तो राइट घुमाना है, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में साइक्लोन आया है। तो देखो, अब ये मान लो कोई व्यक्ति है, इधर जा रहा है, ये हवा इधर जा रही है, कोरियालिस फोर्स तो सब पर लगेगा ना। अब ये इधर जा रहा है तो इसका राइट डायरेक्शन तो ये हुआ, 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 इसका राइट डायरेक्शन तो ये हुआ। बताना। अब ऐसे में क्या होगा, जो पुरानी हवा है उसे हम हटाएं। ये देखो मैं हटा दिया इनको, ये देखो मैं पीछे वाली सभी हवाओं को हटा दिया। ये देखिए, अब ध्यान दो, जब ये हवा इस तरफ घूम रही है, ये हवा इस तरफ भैया घूम रही है, ये हवा इस तरफ घूम रही है, ये हवा इस तरफ घूम रही है, ये हवा इस तरफ घूम रही है, तो जरा बताओ ये कैसा मूवमेंट है, ये कैसा मूवमेंट है? तो आप कहोगे ये तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। इसीलिए तो मैं तब से चिल्ला रहा हूं कि नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में साइक्लोन जो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और सदर्न हेमीस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमते हैं। लेकिन साहब अगर हवाओं का जिक्र करें तो मैंने आपको बताया हवाएं किस साइड घूमती हैं, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में क्लॉकवाइज या राइट डायरेक्शन, यहां एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट डायरेक्शन। तो हवाएं तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में क्लॉकवाइज घूम रही हैं, और या तो राइट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, लेकिन साहब साइक्लोन की बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज।
बात समझ में आया? अब यहां पर ये जो लो प्रेशर का जोन बना है साथियों, यही तो चक्रवात का आई कहलाता है, आई ऑफ द साइक्लोन। आपसे पूछा जाए साइक्लोन के सेंटर में कैसा प्रेशर होता है, कैसा टेम्परेचर होता है, तो आपको बताना है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। लेकिन सराउंडिंग में साथियों हाई प्रेशर लो टेम्परेचर होता है। क्या साइक्लोन में अंदर की हवा बाहर जाती है या बाहर की हवा अंदर की ओर आती है? तो आपको स्पष्ट तरीके से पता होना चाहिए, बाहर की हवा अंदर की ओर आती है। अब ये साइक्लोन तेजी से उठेगा, यहां क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनाएंगे, यहां क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे, और साहब यहां घनघोर वर्षा होगी, घनघोर वर्षा होगी। अब सर ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स क्या है? बेटा बादल आने दो, थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, तो सब कुछ धीरे धीरे होगा, सब कुछ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो एक तरीके से ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स तब बनते हैं जब बहुत तेजी से स्टॉर्म आते हैं, तूफान आते हैं। अभी आया है अरेबियन सी में बाइपरजॉय। अब बिपरजॉय किस कौन नाम रखता है, ये नामकरण कैसे किया जाता है, ये कौन सा साइक्लोन है, ट्रॉपिकल है कि टेम्परेट साइक्लोन है, इसको हम अगली क्लास में अगले क्लाइमेटोलॉजी पार्ट में सीखेंगे। साइक्लोन कितने टाइप्स के होते हैं, इनमें ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, टेम्परेट साइक्लोन होता है, फ्रंटल साइक्लोन किसे कहते हैं, ये सारी चीजें। तो यहां तो अभी आप कोरियालिस इफेक्ट समझें और साइक्लोन की उत्पत्ति समझें। सर ये बीच में लो प्रेशर जो आपने बनाया है, ये और किनारे किनारे आपने कहा हाई प्रेशर, तो ये कहां होता है? यार जैसे मान लो मैं लखनऊ में बैठा हूं, तो आसपास जितने एरिया हैं, चाहे हरदोई है, चाहे सीतापुर है, उन्नाव है, तो यार ये तो हरे भरे वाले एरिया है। लेकिन लखनऊ में पत्थरों का काम हुआ है, पेड़ कटे हैं, तो एक तरीके से सेंटर में गर्मी ज्यादा है, यानी कि लखनऊ में गर्मी ज्यादा है, लेकिन किनारे वाले एरियाज में ठंडक ज्यादा है। तो यार अगर ठंडा ज्यादा होगा तो किनारे एरिया पर हाई प्रेशर होगा, और साइक्लोन का डेवलपमेंट कहां पर होगा? लखनऊ में। साइक्लोन में लो प्रेशर आई कहां होगी उसकी, साइक्लोन की आई कहां होगी? तो लखनऊ में हो, बन सकता है, हो सकता है। अब जैसे मान लो भूमध्य सागर है, जैसे मान लो ये समुद्र है, मान लीजिए ये समुद्र है। अब यहां पर आपको समझाएं तो शायद बेटर अच्छे से समझ में, मैं एक डायग्राम लाया था, मैं खुद का बनाता हूं, तो एकदम स्पष्ट तरीके से वो सीख लेंगे। हाँ, यहां पर गौर करिए, जैसे ये आपका लो प्रेशर, मान लीजिए ठंडियां आ गई। ठंडियों में क्या होता है, अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन की गति ज्यादा देखी जाती है। अब मान लो ये इंडिया वाला रीजन है, ठीक है? तो होता क्या है, ठंडियों में स्थल जल्दी ठंडे हो जाते हैं। यार जल्दी ठंडे हो गए तो वहां हवा नीचे उतरेगी, और नीचे उतरेगी तो साहब हाई प्रेशर क्रिएट कर देगी। लेकिन पानी इतना जल्दी ठंडा नहीं होता, क्योंकि पानी का स्वभाव है ना तो जल्दी गर्म होगा, ना ही जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है। ऐसे में ये पानी गर्म होगा, और किनारे किनारे तो लो टेम्परेचर होंगे क्योंकि ठंडा हो गया, लेकिन पानी में टेम्परेचर अभी है। ऐसे में हाई टेम्परेचर होने के कारण, मतलब ऐसा नहीं कि पानी में उंगली डालोगे तो खौलता हुआ आएगा, हाथ को पिघला देगा, ऐसा नहीं है। मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है हाई टेम्परेचर के कारण यहां पर लो प्रेशर। अब साहब ये हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करना चालू कर देंगी, और चूंकि हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि इक्वेटर इसके नीचे से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है, तो ऐसे में यहां पर जो साइक्लोन आएंगे हाई प्रेशर, अब देखो बीच में लो प्रेशर बना और आधी दूरी हाई प्रेशर बन गया, अब पूरा साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यही कारण है जब गर्मियां जा रही होती हैं और ठंडियां आ रही होती हैं, तो हमारा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल साइक्लोन के इफेक्ट में आ जाता है। अब यहां 13 देश हैं, डब्ल्यूएमओ ने 13 देशों को ठेका दे रखा है कि बेटा जब भी कोई साइक्लोन आएगा, नाम तुम ही लोग मिलकर रखोगे, और वही 13 देश मिलकर नामकरण करते हैं। कभी गति रखा जाता है, कभी तेज रखा जाता है, तो कभी बाइपरजॉय रखा जाता है, कभी निसर्ग रखा जाता है, तमाम नाम है, अलग अलग देश रखते हैं। यहां पर मैं आज उतना समय नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको नामकरण कैसे किया जाता है ये सारी चीजें बताएं। अब देखो ये जो बाइपरजॉय आया है ना,
ये बांग्लादेश ने नाम रखा है। अगला जो आएगा उसका नाम इंडिया रखेगा तेज, और पहले इंडिया रख चुका है गति। अब ये देखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, यही 13 देश हैं। डब्ल्यूएमओ ने इन्हीं को ठेका दे रखा है कि तुम ही, और पहले से ही नाम रखे, ये पूरे के पूरे डिसाइड किए गए हैं। मतलब बच्चा अभी हुआ नहीं कि नाम अगर लड़का होगा तो ये रखेंगे, लड़की होगा तो ये रख देंगे। ये हिसाब किताब चल रहा है। ये बात समझ रहे हैं? तो कैसे कैसे साइक्लोन आते हैं, बस अभी साइक्लोन की उत्पत्ति आपने देखी है। दुनिया में और कौन से साइक्लोन हैं, कहां कहां आते हैं, हरिकेन क्या है, टॉर्नेडो क्या है, क्या इनकी गतियां होती हैं, अभी हाल ही में आने वाला बिपरजॉय क्यों इतना खतरनाक बन गया, स्पीड क्या होती है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन में डिफरेंस क्या है सर, फ्रंटल साइक्लोन, ये सारी चीजों का डिस्कशन हम अगली क्लास क्लाइमेटोलॉजी में करेंगे। और हाँ, एक और चीज मैं आप लोग से कहता नहीं हूं बार बार कि सेशन को लाइक और शेयर करिए, इतना कॉमन सेंस आप में होना चाहिए। यदि मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूं तो थोड़ा बहुत शेयर अपने फेसबुक, अपने टेलीग्राम, अपने व्हाट्सएप ऐप पर आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।